नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर, दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी और उनके मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को हटा दिया है। दूसरी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को भाजपा की बी टीम करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ने भाजपा की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, इसलिए भाजपा सत्ता में आई। वहीं तीसरी खबर, राजधानी भोपाल में जीआईएस की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। पूरे भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ज्यादा निवेश आने की उम्मीद जता रही है। चौथी खबर, राजधानी भोपाल में जीआईएस की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। पूरे भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी और उनके मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को हटा दिया है। इसके अलावा आतिशी सरकार ने जिन अधिकारियों कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया था, उन्हें तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दोपहर में मंत्रियों और अफसरों के साथ एक मीटिंग करेंगी। इसमें दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को खास तौर पर बुलाया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। मीटिंग में खराब सड़कों और पानी के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा नई सरकार का विधानसभा सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। यह 3 दिन तक चलेगा और 27 फरवरी को खत्म होगा। सदन में नए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। तीसरे दिन सीएजी की टीम 14 रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कांग्रेस और आप पर कई सरकार की आलोचना करने का जवाब दिया। रेखा ने कहा, शपथ लेने के तुरंत बाद पहले दिन हमारी कैबिनेट बैठक हुई और हमने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी, जिसे आपने रोका रखा था। अब हम दिल्ली की चिंता करेंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को उसका हक मिलेगा। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बन गई और बनते ही वो एक्शन मोड में है, साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ आज वो बैठक करने वाली है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान रखना होगा कि दिल्ली की जनता ने 10 साल बाद भाजपा पे बहुत बड़ा विश्वास जताया है, तो वो कल से ही इस चीज पे लग गई है और उनका दायित्व है कि भाजपा ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे जनता से करे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करा जाए और एक प्रोसेस के थ्रू पूरा करा जाए। ऐसी जल्दी से ना पूरा करा जाए जिससे कि ये बाद में उसमें कोई मुश्किल हो। दूसरी चीज, जो उन्होंने कैबिनेट 24 से 27 के बीच में बुलाई है, उसमें सूचना ये आ रही है कि 3 दिन की कैबिनेट, वो 3 दिन का सत्र होगा विधानसभा का और तीसरे दिन वो सारी 14 सीएजी की रिपोर्ट जो अभी तक पेंडिंग थी, जो केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों से रोक रखी थी, उन्हें जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगी और फिर उसके बाद जो भी उसमें गड़बड़ी होगी उस पर जो उचित कार्रवाई वो होगी वो करेंगी और जनता को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जो जिम्मेदारी आपने दी है उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। जी, 27 साल बाद बीजेपी ने यहाँ पर कमबैक किया और साथ ही रेखा गुप्ता ने भी कैबिनेट मीटिंग में, और ये भी देखा जा रहा है कि 24 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा, तो उसमें और कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं। साथ ही सड़कों को लेकर तो आज वो बात करने वाली ही है। मुझे लगता है ये पहली कैबिनेट है, इसमें पहले सरकार सारे नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएगी। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी रैली में कह चुके थे कि पहले ही विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें सारी सीएजी की रिपोर्ट टेबल करी जाएगी। तो अभी मुझे लगता है प्रमुख मुद्दा जो 27 को डिस्कस होगा वो 14 सीएजी की रिपोर्ट टेबल कर दी जाएंगी और उस टेबल के बाद जिन विभागों से वो संबंधित होंगी उन विभागों को निर्देशित करा जाएगा कि इसमें अगर कोई कमी है तो जो भी उचित कार्रवाई होती है उसे करना शुरू करें। जी, जो भी काम रुके हुए थे केजरीवाल की सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में, अब देखा जाएगा कि रेखा गुप्ता के हाथ में पूरी दिल्ली की कमानें हैं और वो इसको सही से निभाएगी। रेखा गुप्ता जी की ये दुगनी जिम्मेदारी है क्योंकि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो उन्हें इस तरीके से इसको प्रस्तुत करना है जिससे कि जनता ने उनको जो जीत दी है उस जीत को वो सार्थक साबित कर सके तथा साथ में ये भी साबित कर सके कि डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा होता है और दूसरे केजरीवाल जी ने जो कमियां कर रखी थी उनको जनता के सामने लाके, लेकिन उसके साथ ही उसे दूर करने की कोशिश करी जाए क्योंकि जनता उन कमियों को जानने से अच्छा उनके दूर होने से खुश होगी।
जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को भाजपा की बी टीम करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ने भाजपा की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, इसलिए भाजपा सत्ता में आई है। राहुल गांधी पहले अपने गिरबान में झांके, फिर बसपा पर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दिए गए बयान पर पलटवार किया है और कहा राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली में हैं, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में बयान दिया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में अगर मायावती ने हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो भाजपा सत्ता में नहीं आती। आगे उन्होंने कहा समझ में नहीं आता कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा। इस पर मायावती ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। यह आम चर्चा है, इसके कारण यह बीजेपी सत्ता में आई है, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि यह पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी ना बचा पाए। वहीं आपको बता दें कि जो राहुल गांधी 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर है, उसी को लेकर मायावती ने पलटवार किया है और कहा है कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी की बी टीम है और इसी वजह से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। और चाहे से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वार और पलटवार का दौर तो हमेशा ही जारी रहता है। और इसी को लेकर मायावती ने यह भी कहा है कि जो राहुल गांधी है वो अपनी गिरेबान में झांके, फिर बसपा पर सवाल उठाए। इसी को लेकर जो बसपा के कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम मायावती का ये जो अपमान है वो नहीं सहेंगे और इसको लेकर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें राहुल गांधी 2 दिन के रायबरेली दौरे पर है और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये पलटवार किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में अगर मायावती ने हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो भाजपा सत्ता में नहीं आई होती। आगे उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा है। इस पर मायावती ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा है। यह आम चर्चा है, इसके कारण यहां बीजेपी सत्ता में आ गई है, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि यह पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी ना बचा पाए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़े हुए हैं और इन्होंने लगातार आपस में वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं मायावती ने पलटवार किया है और राहुल गांधी को कहा है कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी की बी टीम है और इसी वजह से जो भाजपा है वो सत्ता में आई है। और मायावती ने ये और कहा है कि जो राहुल गांधी है वो अपनी गिरेबान में जाके उसके बाद बसपा पर सवाल उठाए और उसी को लेकर जो बसपा के कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो मायावती का जो अपमान किया है वो हिंदुस्तान नहीं सहेगा और जो उनका प्रदर्शन है वो अभी तक जारी है बसपा का। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, चाहे से कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर बीजेपी हो, एक दूसरे पे वार पलटवार का दौर तो जारी ही रहता है। वहीं अभी जो राहुल गांधी है वो रायबरेली के दौरे पर थे और मायावती ने उन पर पलटवार किया है, कहा है कि जो कांग्रेस है वो बी टीम है और इसी वजह से भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई है। राहुल गांधी आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने व्यक्ति के ऊपर एक सवाल खड़ा किया है और ये जो है जो दलित छात्र संसद में कल राहुल गांधी यहाँ पर मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीएसपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। बयान में उन्होंने कहा कि बीएसपी मायावती ने यहाँ रणनीति बनाकर चुनाव नहीं लड़ा, यानी कि ठीक से चुनाव नहीं लड़ा, जिसको लेकर ये बात यहाँ पर प्रमुखता से की जा रही थी। गौरतलब है इस बात को लेकर कि मायावती ने आज जो अपना ट्वीट किया है, मायावती जी ने ट्वीट में लिखा है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की रूप में नजर आई और यहाँ तमाम जो है उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त की गई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यहाँ कांग्रेस ने बी टीम काम किया है। आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव हारे तो निश्चित तौर से श्री राहुल गांधी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। निश्चित तौर से देखो आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीएसपी सीट को साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो इससे पहले अगर हम
पूर्व में चले जाएंगे 2024 में यहाँ इंडिया गठबंधन तय हो रहा था कि कौन कौन से लोग शामिल रहेंगे। उस दौरान की बात की जाए जब यहाँ बीएसपी चीफ को लाने की कवायद कर रही थी, फिर चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर ममता बनर्जी हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, मायावती को साथ में लाने की बात कर रहे थे। इस दौरान की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर प्रोफेसर राम गोपाल यहाँ पर खिन्न हो गए थे, यानी कि वो नाराज हो गए थे और उन्होंने साफ तौर पर बयान दे दिया था कि अगर बीएसपी को शामिल किया गया तो वह इस गठबंधन से दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी से बड़ी चीज की है कि लेकर वो लगातार जो है दौरे कर रहे हैं, जिसमें उनको साफ पता चल रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो ऐसा में राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हर प्रदेश में, हर जिले पे, हर विधानसभा स्तर पर, हर लोकसभा स्तर पर बहुजन समाज पार्टी का एक अपना कैडर वोट बैंक है। अगर वो प्रतिशत वाला कैडर वोट अगर गठबंधन को मिल जाता तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार सकती थी, लेकिन क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ कांग्रेस का जो मंसूबा था वो कामयाब नहीं हो पाया। कारण यही था कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विरोध कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने मजबूर किया कि अगर बीएसपी को यहाँ साथ लाया जाएगा तो निश्चित तौर से वो जो है गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तो सियासत या सर्वे दो चीजें मुख्य थे चुनाव में कि सर्वे एक तरफ ये बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर अधिक चुनाव जीतेंगे, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का माहौल चल रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस ने यह समझा कि बहुजन समाज पार्टी को अगर इस मंसूबे से मिटाया जाता है कि इससे जो है देश में फायदा हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि 80 लोकसभा सीटें आते हैं तो यहाँ पर उतना कांग्रेस को फायदा यानी कि इंडिया गठबंधन को फायदा नहीं होगा। लिहाजा इस गठबंधन में केवल जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ रही, अन्य छोटे दल भी उनके साथ रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल नहीं हुई और साफ तौर से बीएसपी मायावती ने भी ये कह दिया था कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व के सरकारों में बहुजन समाज पार्टी का जो यहाँ प्रयोग रहा है उस तरीके से कांग्रेस ने कभी भी जो दलित वोट बैंक है या फिर अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, उनकी तरफ कभी उतनी मानसिकता से ध्यान नहीं दिया जिस मानसिकता में बहुजन समाज पार्टी की सीट में उनको बाहर से समर्थन दिया है। तो ये सब मुद्दे थे कि 2024 के चुनाव में बीएसपी सीट उनके पास नहीं गई। अब क्योंकि ये लग रहा है कि आगामी जो चुनाव होंगे, जो विधानसभा चुनाव होंगे, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की करारी हार होती चली जा रही है, अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ते हैं तो निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी के जो वोट बैंक है वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो सकता है। क्योंकि दिल्ली के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुछ ही प्रतिशत के वोटों से वहां आम आदमी पार्टी से जीती है, तो ये अगर कहीं कांग्रेस की तरफ जो बहुजन समाज पार्टी का वोट या दोनों की तरफ अगर गठबंधन होता तो इससे कहीं ना कहीं बाहरी फायदा हो सकता था और बीजेपी सत्ता से बाहर रह सकती थी। अब इन बातों को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी ने रायबरेली में कल ये बात रखी, उसको लेकर बीएसपी कार्यकर्ता नाराज होते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए उसको लेकर कई बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी के ऊपर भी निशाना साधा है। जी ये भी देखा गया है प्रशांत, जैसे कि मायावती का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा और इसी को लेकर जो बसपा के कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखो आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यहाँ जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर हमेशा से ही कहा गया है कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जबकि जहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है वहां पर समाजवादी पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा है। तब भी ये आरोप लगा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि बहुजन समाज पार्टी इसलिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी हारी। और वहीं दूसरी तरफ जब आजमगढ़ में चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस समय उपचुनाव की बात की जाए तब बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था, तब यहाँ समाजवादी पार्टी को हार मिली थी। तब भी यही समाजवादी पार्टी थी जिसने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी खड़ा था, इसलिए यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और यहाँ समाजवादी पार्टी को हार मिली। तो इस बार जो है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए तो उसमें बीएसपी चीफ मायावती ने अपने मिल्कीपुर में प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन फिर भी वह समाजवादी पार्टी की हार हुई। इस पर भी मायावती ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी बताए कि आखिर में इतनी करारी हार कैसे हुई, क्योंकि इस बार तो बीएसपी का कोई प्रत्याशी नहीं था और ना ही बीएसपी आप ये कह सकते हैं कि बीएसपी बी टीम है। तो निश्चित तौर से कल जो राहुल गांधी ने बयान दोहराया उसी पर फिर मायावती ने करारा हमला बोला है और उसको लेकर जो है बीएसपी के लोग लगातार जो है विरोध जता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज ने जो सवाल मायावती के लिए खड़ा किया, उन्होंने कहा कि मायावती ने बहुजन आंदोलन का गला घोटा है, तुम गला घोट देना चाहिए। देखिए उदित राज विवादित नेता है कि लगातार उसके विवाद सामने आते रहते हैं। उदित राज ने हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम साहब और उसके साथ ही मायावती
उन्होंने विरोध किया है। उदित राज की राजनीति इसीलिए चल रही है दलितों में कि वह हमेशा से ही कांशीराम और इसके साथ ही मायावती का विरोध करते हुए आए। कई मौके पर उन्होंने बाबा साहब के लिए भी ऐसी अवध बयान दिए जिसमें आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी भोपाल में जीआईएस की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। पूरे भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ज्यादा निवेश आने की उम्मीद जता रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के वादे, दावे और हकीकत दिखाई है, जहां पर जीआईएस के वादे, दावे और हकीकत पर बनी पुस्तक का विमोचन किया। वहीं प्रताड़ित निवेशकों के ऊपर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो करती है, लेकिन उससे किसी भी प्रकार का कोई निवेश प्रदेश में नहीं आता। उल्टा जो निवेशक प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सरकार उनके साथ सहयोग नहीं करती, उन्हें एक सुरक्षित माहौल नहीं मिलता। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बढ़ चढ़कर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए हैं। कृष्णा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कुछ ही दिन शेष बचे हैं और उसी को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि निवेश मध्य प्रदेश में आता तो है, प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जीआईएस, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहित देश दुनिया के बड़े उद्योगपति शामिल होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिलेगा, जिससे कि कई आर्थिक सुदृढ़ मध्य प्रदेश हो सकेगा और वहीं कई युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। बावजूद इसके कांग्रेस लगातार जीआईएस को लेकर सवाल उठा रही है और आज वादे, दावे और हकीकत नामक एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में और डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई कि किस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार, चाहे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, लगातार इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं अलग अलग शहरों में जाकर, भोपाल में, लेकिन निवेशकों का मोह भंग मध्य प्रदेश से हो चुका है और निवेशक नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि निवेशकों का स्वागत करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर्याप्त माहौल होना चाहिए वो माहौल बीजेपी सरकार निवेशकों को नहीं दे पा रही है और कई निवेशक इससे परेशान हो गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि चाहे वो वन संपदा को लेकर हो या किसानों को लेकर हो, कोई बड़े क्लस्टर नहीं बनाए गए हैं। चंदेरी की बात उन्होंने की कि चंदेरी इतना बड़ा हब है और ब्रांडिंग हो सकती है साड़ियों की, लेकिन आज तक नहीं हो पाई है। वहीं अलग अलग मामलों में उन्होंने ये जिक्र किया कि राजधानी भोपाल में इन्वेस्टर समिट कर रही है बीजेपी सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए कि अभी तक मध्य प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आया है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाकुंभ का आज 40वां दिन है। 35 से ज्यादा वीआईपी संगम स्नान करने संगम नगरी पहुंचे हैं। मेला खत्म होने के 5 दिन और बचे हैं। दोपहर 12 बजे तक 68.09 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। अब तक करीब 58.71 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज शुक्रवार से महाकुंभ में भीड़ बढ़ गई है क्योंकि आखिरी वीकेंड है। प्रयागराज के एंट्री पॉइंट से लेकर शहर के अंदर तक भीषण जाम लगा है। 500 मीटर की दूरी तय करने में करीब 2 घंटे का समय लग रहा है। भीड़ के चलते प्रयागराज में स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन लगेगी। प्रयागराज आने जाने वाली 8 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई है। 4 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। दूसरी ओर वीआईपी की गाड़ियां अरेल घाट तक जा रही है। प्रयागराज की रजिस्टर्ड गाड़ियों को ही शहर में एंट्री दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने महाकुंभ से जुड़े अफसरों के साथ मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम आ रहे। व्यवस्था में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाएं कि श्रद्धालु को कम से कम पैदल चलना पड़े।
वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता नन्हे सिंह जुड़ गए। नन्हे सिंह, प्रयागराज में बस 5 ही दिन शेष बचे हैं और इस हफ्ता का आखिरी वीकेंड है और अभी तक 58 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। बताना चाहेंगे त्रिवेणी संगम यहाँ आता चला जा रहा है और काफी संख्या में कह सकते हैं जो श्रद्धालु हैं करोड़ों की संख्या में स्नान कर चुके हैं और लगातार स्नान कर रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो ट्रेन, बस और प्राइवेट गाड़ियों से आ रहे हैं। हालांकि बात किया जाए यहाँ प्रयागराज में काफी आवाजाही जो ट्रैफिक व्यवस्था है पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रयागराज में जिस तरह देखा जाए यहाँ स्कूल कॉलेजों को लगातार बंद किया जा रहा है और अभी फिर जिलाधिकारी ने जो है आदेशित किया, एक 17 तारीख से 20 तारीख था, लेकिन अब 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक पूरी तरह स्कूल को बंद कर दिया गया। ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन देखा जाए जिस तरह से 9th से लेकर 12th तक जो बच्चे हैं उनका जो है एग्जाम शुरू होने वाला है। 24 तारीख से हाई स्कूल इंटर की बोर्ड की CBSE बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। लेकिन देखा जाए जो त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। उनके आने से काफी संख्या में जो शहर वासियों को भी फजीहत होनी पड़ रही है। लेकिन देखा जाए जिस तरह त्रिवेणी संगम में जो बैरिकेड किया जा रहा है, लोगों को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है, उससे कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। हालांकि बात किया जाए 28 फरवरी तक 8 से ज्यादा ट्रेनें निरस्त हो गई हैं। कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। जो श्रद्धालु हैं वो अन्य स्टेशनों पे भाग रहे हैं। हालांकि बात किया जाए जिस तरह त्रिवेणी संगम में 9 स्टेशन है, लगी कई स्टेशनों पे देखा जाए जिस तरह से त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो लगाने के लिए लगातार स्टेशनों से आ रहे हैं। यहाँ बस से आ रहे हैं, लेकिन जो बस और प्राइवेट गाड़ियों से आ रहे हैं करीब 15 से 20 किलोमीटर दूरी गाड़ियों रोक दिया जा रहा है, उनकी एंट्री नहीं हो रही। हालांकि बात किया जाए जो प्रयागराज वासियों की जो UP 70 की गाड़ियां हैं उसको शहर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। लेकिन देखा जाए जिस तरह से 26 फरवरी का जो महाशिवरात्रि का जो अंतिम स्नान है उसकी तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है प्रयास कर रही है किसी तरह से ये जो है पूरी तरह सफलता पूर्वक हो जाए। लेकिन आज जिस तरह से कई VIP कह सकते हैं लगातार VIP जो है वो आ रहे हैं, उनकी जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उनका जो प्रोटोकॉल है, उससे जो आवाजाही हो रही है उससे जो आम श्रद्धालुओं को काफी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बात कर सकते हैं कि त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो 20 से 25 किलोमीटर तक भी लोग पैदल आ रहे हैं। हालांकि कई गाड़ियां ऐसी हैं जो वहां पे रोक दिया जा रहा है, क्योंकि जो बस स्टैंड है बस तो काफी समय पे नजदीक नहीं आना। जो प्राइवेट बस गाड़ियां हैं वो कहीं न कहीं से दाएं बाएं से अगर उनको पास मिल जाता है कहीं कहीं से वो प्रयास करते हैं संगम में। त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो भी अभी लगे श्रद्धालु लगा रहे हैं और अभी भी वो चले आ रहे हैं लगाते हुए। और ये 26 फरवरी तक अभी कभी समय बचा है। आज समझिए 20 तारीख हो गया, अब 26 फरवरी को ये अंतिम स्नान पर होगा। उसके पहले ही काफी संख्या में जो श्रद्धालु है वो नहा चुके हैं, वो लगातार आ रहे हैं और श्रद्धालुओं का तांता है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि यहाँ क्योंकि धूप की वजह से काफी जो वृद्ध है, महिलाएं हैं, वो जो है सर पे गठरी रखकर अगर 15 से 20 रास्ते में भी गश्त खा के गिर जाते हैं। उनको जो है काफी संख्या में समस्याएं का सामना भी करना पड़ता है। जो देखा जाए जिस तरह जो पालटून पुल बनाए गए हैं वो पूरी तरह से बंद किए गए हैं। अगर पालटून पुल को चालू किया गया था जो श्रद्धालुओं को आवाजाही का काफी जो है समय से उनको ये जो है पैदल न चलना पड़ता। हालांकि जिस तरह त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है पैदल चलकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो लगातार पैदल चले आ रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, और यहाँ जिस तरह से सर पे गठरिया आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे जा रहे हैं, वो काफी संख्या में जा रहे हैं। और ये जो है यहाँ से बगल ही त्रिवेणी संगम है, यहाँ पे वो लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग स्नान करके निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरह कह सकते हैं कि यहाँ जो VVIP मूवमेंट है उसके वजह से काफी आम श्रद्धालुओं को काफी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। आपसे आगे भी महाकुंभ को लेकर अपडेट लेते रहेंगे, नजर बनाए रखना। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।